पीडी क्लासेस 24 पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है असेसमेंट, आकलन। आप सभी लोगों को पता है कि आकलन से प्रत्येक वर्ष सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। केवल ये एक सेक्शन में नहीं आते हैं, सीडीपी में भी आता है, ईवीएस सेक्शंस में भी आते हैं, मैथ्स में भी आकलन से क्वेश्चंस जनरली पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग आकलन से जितने भी क्वेश्चंस कैरी किए जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आकलन होता क्या है, आकलन का उद्देश्य क्या है, आकलन हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, आकलन के प्रकार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में इत्यादि आकलन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और 1 से लेकर के 2 नंबर आप कवर करके ही जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यदि मैं आपसे बात करूं फर्स्ट इन ऑल कि आकलन होता क्या है ना, आकलन के बारे में आप एनीथिंग्स जानते भी होंगे। आकलन को इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूं कि आकलन है क्या, तो आकलन एक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि बच्चा अधिगम को किस स्तर पर सीख रहा है। बच्चा अधिगम को किस स्तर पे क्या कर रहा है, सीख रहा है। हम किसके माध्यम से पता करते हैं? आकलन के माध्यम से। तो आकलन वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रोसेस यूज करते हैं, कैसे होता है। तो एक बार डेफिनेशन पे मैं बात करूं, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम बच्चा किस स्तर पे कर रहा है इसके बारे में हम जान पाते हैं। ये कहानी वर्तमान की होती है, अर्थात वर्तमान में बच्चा कितना सीख रहा है, कितना लर्न कर रहा है इत्यादि को हम कैसे जान पाते हैं? तो आकलन के माध्यम से जान पाते हैं। आगे मैं बात करूं तो इससे हमें बच्चे के प्रगति स्तर, ध्यान में रखिएगा, इससे हमें बच्चे के प्रगति स्तर का भी पता लगता है। अर्थात आकलन के माध्यम से हम बच्चे के प्रगति स्तर का पता लगा पाते हैं। ध्यान में रखना है कि हम अधिगम बच्चा किस स्तर पे कर रहा है, अर्थात वास्तविक जीवन से जोड़ करके बताना। जैसे बच्चे ने क्या सीखा, उसकी वास्तविक जीवन में बच्चे ने जो सीखा उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं, रियल लाइफ में प्रयोग कर रहा है कि नहीं, इस बात को हम कैसे पता कर पाएंगे? तो आकलन के माध्यम से कर पाते हैं। अर्थात मैं आपसे बात करूं कि आकलन का उद्देश्य क्या है, तो आकलन का उद्देश्य है अधिगम को सुधारना। क्या करना? अधिगम को सुधारना, अधिगम को सही करना। अर्थात न कि, ध्यान में रखिएगा, सीटेट एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है, न कि ग्रेड देना, ग्रेड के बारे में ये बात करता है, न कि तुलनात्मक रूप से बच्चे की तुलना करना, तुलनात्मक अधिगम करना इत्यादि के बारे में आकलन में नहीं किया जाता है। आकलन हमेशा बच्चे का क्या करते हैं, हम अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना वो प्रगति कर रहा है इत्यादि चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं, या वास्तविक जीवन में सीखे हुए ज्ञान का, सीखे हुए अधिगम का, अर्थात जो अधिगम किया उसका प्रयोग कितना कर पा रहे हैं। अर्थात हम कभी भी बच्चे को ध्यान में रखना है कि हम कभी भी बच्चे को ग्रेड के लिए, तुलनात्मक रूप से तुलना करने के लिए एक बच्चे का दूसरे बच्चे से इत्यादि के लिए हम आकलन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों में सुधार के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। तो इत्यादि बातें आपने समझ गई। यदि मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से ग्रेड देने के लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हम, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग इत्यादि, या मैं कहूँ लैंगिक रूढ़िबद्धता। आप ये नहीं कि बच्चे आकलन कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये लड़की है तो अच्छा खाना बना ले रही है तो इसका बेस्ट आकलन हो जाएगा, ये लड़का है तो ये क्रिकेट खेलेगा। इस तरह से भी आकलन नहीं करना है, इस सब चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देना है। तो आकलन हमेशा हम सुधार के लिए करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आकलन आप समझ पाए। आगे मैं बात करूं, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो आकलन मेरे फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला
निर्माणात्मक आकलन, या जिसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं, या इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव कहते हैं। दूसरा होता है योगात्मक और तीसरा होता है निदानात्मक आकलन। आगे मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले नंबर पे निर्माणात्मक आकलन के बारे में, जिसे हम रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है इसके बारे में मैं बात करूं तो ये पढ़ाई के दौरान किया गया आकलन है। अर्थात ये कब होगा? पढ़ाई के दौरान किया जाता है ये। जैसे बच्चा क्लासरूम में आपके पढ़ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? क्लासरूम में पढ़ रहा है, उसी टाइम माने एट अ टाइम बच्चे का आप आकलन कर रहे हैं, ये कहलाता है रचनात्मक आकलन। आपके मन में प्रश्न होगा क्यों? क्योंकि हम ये पता कर पाते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन के माध्यम से कि बच्चे अपने क्लास में क्या सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, कितना कुछ बेस्ट कर पा रहा है, या आप इस आकलन के माध्यम से ये भी पता लगा लिए कि बच्चा बेस्ट सीख रहा है या कम सीख रहा है, तो आप ये भी ध्यान रख पाएंगे कि उसे और भी अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके और बेस्ट सिखाया जा सकता है। इसलिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? तो रचनात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं इसमें तो अलग अलग प्रयोग, अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा हम बच्चे का निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अवलोकन डायरी के द्वारा, अवलोकन का मतलब आप जानते ही हैं निरीक्षण डायरी, उसके द्वारा बच्चे का आकलन करना। यदि मैं बात करूँ चेकलिस्ट, यदि मैं बात करूँ वाद विवाद, बच्चे को आपने कोई डिबेट करा रहे हैं तो डिबेट के माध्यम से भी बच्चे का आकलन कर पा रहे हैं कि बच्चा भाषा को कितना सुचारू रूप से बोल पा रहा है, बच्चा लय ताल से या सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, इत्यादि चीज़ों को जान पाएंगे। समूह में या मौखिक प्रश्नों के आधार पे भी बच्चे का रचनात्मक आकलन आप कर सकते हैं, और व्यक्तिगत कार्य के आधार पे भी बच्चे का रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। ओवरऑल मैं आपसे बात करूं तो रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, या रचनात्मक आकलन कब होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये पढ़ाई के दौरान होता है, जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसी के दौरान होता है, अर्थात लर्निंग ड्यूरेशन में होता है, पढ़ाई के दौरान होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखना है हम लोगों को। आगे के संदर्भ में मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन में बात करूं तो ये हमेशा पढ़ाई के बाद, किसके बाद? तो लर्निंग प्रक्रिया जब पूरी हो गई उसके बाद किया जाने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन अर्थात मैं बात करूं ये साल के अंत में, या मैं बात करूं तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा इत्यादि के बाद जो आकलन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन। तो आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे कि योगात्मक आकलन में के माध्यम से हम बच्चे को क्या कर पा रहे हैं? ये पता लगा पा रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीख पा रहा है, कितने ग्रेड में सीख पा रहा है, कितने नंबर सीख पा रहा है, इत्यादि चीज़ों के आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं। किसके माध्यम से? योगात्मक आकलन के माध्यम से। आगे मैं बात करूं, देखिए आप, अर्धवार्षिक परीक्षा योगात्मक आकलन का उदाहरण है, सेमेस्टर एग्जाम्स, साक्षात्कार योगात्मक आकलन, निबंध, पोर्टफोलियो के माध्यम से भी बच्चे का क्या कर पाते हैं? योगात्मक आकलन हम कर पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिवीजन करिए। यदि मैं आपसे बात करूँ पहले नंबर पे मैंने क्या बताया? रचनात्मक आकलन, इसमें बच्चा पढ़ाई के दौरान कर रहा है, क्लियर हो रही है। और यदि मैं बात करूं दूसरे नंबर पे है योगात्मक, तो योगात्मक कब होता है? बाद में होता है, और ये कब होता है? दौरान हो रहा है। क्लियर रखिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत तरह से आता है। क्लियर। अब एग्जाम में सीटेट में एक बार क्वेश्चंस कैरी किया कि बच्चे को क्रिएटिव्स बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर आकलन होगा? रचनात्मक की योगात्मक? अब आप बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बच्चा कितना तर्क कर पा रहा है, कितना चिंतन कर पा रहा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसमें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इस बारे में आप पता कैसे लगा पा रहे हैं? जब बच्चे का क्लासरूम में ही क्या कर रहे हैं? आकलन कर पा रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए सबसे बेस्ट किसे माना जाता है? रचनात्मक आकलन को माना जाता है। आगे के संदर्भ में मैं बात करूं, एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है, यदि मैं आपसे बात करूं योगात्मक आकलन जनरली ये मूल्यांकन से संबंधित है कि नहीं? क्योंकि इसमें क्या दिया जा रहा है?
साल के अंत में करा रहे हैं हम। बोर्ड बेस असेसमेंट है ना, ये इसको हम एक शब्द और भी बोला जाता है, ये क्या है, बोर्ड बेस असेसमेंट है, अर्थात किसी संस्था के द्वारा एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, उसमें कुछ ग्रेड्स दिए जा रहे हैं इत्यादि चीज़। अर्थात ये किससे संबंधित है, तो मैं बात करूंगा ये जनरली मूल्यांकन से संबंधित होता है, अर्थात मूल्यांकन से मिलती जुलती प्रक्रिया योगात्मक की। आगे मैं बात करूं, एक है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन में के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की सफलता का कारण जानता है। तो ध्यान में रखिएगा, बच्चे के असफलता का क्या पता किया जाता है, कारण जानना, यही होता है निदान। एक बात और भी है, निदान में के द्वारा हम छात्रों की कठिनाइयों का क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो निदान का मतलब होता है पहचान करना, पहचान करना, उन्हें क्या चीज़ें पढ़ने में समस्या आ रही है, इत्यादि समस्याओं की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। क्लियर। निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार की अधिगम, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए, ध्यान में रखिएगा, पता लगाना रहे, पहचान करना रहे, कारण जानना रहे, इत्यादि किसके अंतर्गत आता है, निदानात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। आगे मैं आपसे बात करूँ, अब ये तो रहा रचनात्मक आकलन, दूसरे नंबर पे योगात्मक आकलन। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं रचनात्मक आकलन कब होता है, तो ये पढ़ाई के दौरान होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन के संबंधित है, अधिगम के लिए आकलन, ध्यान में रखना, अधिगम के लिए आकलन। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो कैसा होता है, तो एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको बताना होगा रचनात्मक आकलन होता है। अधिगम के लिए कैसा है, रचनात्मक आकलन है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि रचनात्मक आकलन में के दौरान होता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, लर्निंग प्रक्रिया बच्चा सीख रहा है, क्लासरूम में ही आप कर पाते हैं। तो इसको जनरली अधिगम के संबंध में जोड़ करके हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम के लिए आकलन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे रचनात्मक आकलन से संबंधित है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन से संबंधित क्या है, तो अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन माने ये लर्निंग प्रक्रिया प्रोसेस के बाद होने वाला है। क्लियर। पूरी पढ़ाई बच्चे ने कंप्लीट कर ली, अब बच्चे का हम क्या कर रहे हैं, योगात्मक मूल्यांकन कर पा रहे हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे इसमें बच्चे को नंबर देना, ग्रेड देना, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब यहाँ से है कि इसमें हम पेन पेपर टेस्ट वगैरह का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पेन पेपर्स टेस्ट वगैरह का हम प्रयोग करके योगात्मक आकलन करते हैं, अर्थात अधिगम का आकलन हम करते हैं। लेकिन रचनात्मक आकलन में हम पेन पेपर्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसमें हम पेन पेपर या टेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मैंने पहले बताया मौखिक प्रयोग करके कुछ क्वेश्चंस बच्चे से कैरी किया, आंसर दिया, उसके आधार पे हम क्या कर पाते हैं, आकलन कर पाते हैं। क्लियर। अर्थात उसमें अनलिमिटेड मेथड्स होते हैं, इसमें क्या है, अनलिमिटेड मेथड्स है, और इसमें कुछ लिमिटेड मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे का योगात्मक आकलन कर पाते हैं। क्लियर। आगे के संदर्भ में मैं आपसे बात करूं, अब दो चीजें हैं, अधिगम में आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम में आकलन के संदर्भ में आपसे मैं बात करूं, सिंपल है ये। अधिगम पहले तो समझिए, अधिगम के रूप में के संदर्भ में मैं बात करूं या के समान में बात करूं, इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वयं आकलन करता है। क्या कर रहा है, स्वयं आकलन करता है। दोनों में स्वयं आकलन करता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी स्वयं आकलन की बात है, इसमें भी स्वयं आकलन की बात है। इन दोनों में मैं अंतर बताऊं तो देखो, स्वयं पहले तो ये समझना है कि स्वयं आकलन में किसके किसके स्वयं आकलन, अपने खुद का आकलन या सहपाठी। ध्यान में रखिएगा। बच्चा पीयर ग्रुप में भी देखो, जैसे आप तैयारी आप कर रहे हैं तो सारे आपके फ्रेंड्स एक साथ बैठ करके आप लोग अपना मिलजुल करके आकलन करते हैं कि नहीं, हमने कितना सीखा। आप उनसे कुछ क्वेश्चंस कैरी करेंगे या आपसे वो कुछ क्वेश्चंस कैरी करेंगे, उसमें आकलन आप स्वयं का करते हैं ना, कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें कितनी मेरी अच्छी तैयारी है। तो ये क्या होता है, के रूप में होता है, इटसेल्फ होता है, स्वयं आकलन की बात करता है। ये ध्यान में रखना है। इसमें टीचर्स की जो भागीदारी होती है वो कम होती है।
टीचर की भागीदारी इसमें क्या होती है, कम होती है या न के बराबर है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या कर रहा है, स्वयं का आकलन कर रहा है। बट इसमें ध्यान में रखना होता है कि इसमें टीचर और लर्नर दोनों 100% जुड़े होते हैं, बस यही थोड़ा सा अंतर है। ये भी स्वयं का ही आकलन है, स्वयं का आकलन कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें टीचर और लर्नर दोनों लगभग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं स्वयं के आकलन में। मतलब बच्चा अपना स्वयं का आकलन कर रहा है, टीचर भी आकलन कर रहा है, किसके द्वारा, तो अधिगम में आकलन के द्वारा कर रहा है। लेकिन अधिगम के रूप में भी स्वयं का ही कर रहा है, लेकिन वो अपने पीयर ग्रुप में कर रहा है, क्लियर बात, अपने पीयर्स ग्रुप में कर रहा है, अपने स्वयं में कर रहा है। तो दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों में बच्चा अपने स्वयं का आकलन करता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ से 1 से 2 नंबर आप फिक्स है, नोट्स बनाइएगा, 1 से 2 बार वीडियोज़ को पढ़िए और 1 से 2 नंबर फिक्स करिए। दैट्स ऑल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।